जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है भारत बस क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं सिविक्स पाठ्य पुस्तक में अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 4 का नाम है लोकतंत्र और संचार। प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता हो तो आप अपने डाउट कमेंट में लिख सकते हो। पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला दे रखा है किसी भी रिक्त स्थान में सूचना की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है संचार। किसी भी संचार में सूचना की अहम भूमिका होती है और संचार का पहला कर्तव्य होता है कि सूचनाओं को आदान प्रदान करना। दूसरा प्रश्न है संचार के विभिन्न माध्यम आज हमारे जीवन के रिक्त स्थान अंग बन गए हैं। तो आज हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बने हैं। ठीक है, हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, हमें जैसे कि अभी क्या स्थिति बताओ तो अभी कोरोना वायरस की स्थिति जो चल रही कोविड-19 है, तो देश में किस प्रकार घटित हो रहा है, इन सभी की जानकारी हमें संचार माध्यम से ही मिलती है। तो संचार माध्यम हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। ठीक है, या सरकार की नीति, सरकार की योजनाओं, गांव के मोहल्लों के आदि की खबर को इकट्ठा करने का कार्य करती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है रिक्त स्थान से हम सरकार के कामों के विषयों में जान सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चा जनसंचार माध्यम से। जनसंचार माध्यम से हम सरकार के कामों के विषय में जान सकते हैं। ठीक है, जैसे सरकार को या फिर किसी भी देश की सरकार को लोगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाना है तो वे किसका सहारा लेते हैं? वे जनसंचार माध्यमों का सहारा लेते हैं। टेलीविज़न, पेपर, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि के द्वारा वे अपनी नीतियां, अपने विचार को जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जब सरकार समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो उसे कहा जाता है। तो उसे हम लोग सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। किसी ऐसी सूचना जिसमें जिसे चाहती है सरकार की या लोगों तक ना पहुँचे तो उसे बलपूर्वक दबाया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंसरशिप। उस सूचना में कुछ अश्लीलता हो सकती है, कुछ हानिकारक तत्व हो सकते हैं, सरकार को लगता हो कि यह लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए तो उसे दबा देती है, उसे बोलते हैं हम लोग सेंसरशिप। याद रहेगा। करते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है संचार के कौन कौन से माध्यम हैं? तो संचार के माध्यम में टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, इंटरनेट इत्यादि संचार के माध्यम हैं। आप लोग यहाँ से समझो बच्चा कि पहले संचार क्या होता है। तो संचार का मतलब होता है कि अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। ठीक है, अब आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी भावनाओं, अपने विचारों को कैसे पहुँचा सकते हो? एक तो है कि यदि व्यक्ति सामने में हो तो आप लोग उसे बोल लो, ठीक है, वो सुन लेगा। दूसरा, यदि व्यक्ति दूर हो तो आप लोग उसे कॉल कर सकते हो मोबाइल में, तो यह एक संचार का माध्यम होगा। ठीक है, और यदि यह जो संचार का माध्यम यदि यह सूचना महत्वपूर्ण है कि इसे बड़े जन समुदाय तक पहुंचाना है तो यहाँ पे हम लोग टेलीविज़न का सहारा लेंगे, रेडियो का सहारा लेंगे, अखबार, इंटरनेट इत्यादि का सहारा लेंगे। तो संचार क्या है? अपनी भावनाएं या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों तक पहुँचाने का माध्यम है, ये याद रखना आपको। दूसरा प्रश्न यहाँ है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यह जो मैंने लिखवाया इसका आंसर वो मैंने अपने से लिखवाया है, आप इसमें कुछ और बातें जोड़ सकते हो। लिखेंगे इसमें प्रिंट मीडिया जनसंचार का माध्यम है जिसमें वक्ता सूचनाओं को पढ़कर प्राप्त करता है। प्रिंट मीडिया जैसा कि यहाँ पे होता है प्रिंट होता है, ठीक है, जैसे अखबार का प्रिंट होता है उसी प्रकार यहाँ पे सूचनाओं को क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है, जैसे अखबार। तो इसमें लिखेंगे इसमें व्यक्ति साक्षर होना आवश्यक है। अब साक्षर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। ठीक है, साक्षर का मतलब होता है कि वह किसी एक भाषा को पढ़ सकता हो। मान लीजिए कि सूचना
अखबार में छपी हुई हो और वह हिंदी भाषा में छपी हुई हो, तो उस व्यक्ति को देवनागरी लिपि आनी चाहिए, हिंदी भाषा आनी चाहिए, तभी वह सूचना को पढ़ पाएगा, अन्यथा वह नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनसंचार का माध्यम है जिसमें कोई व्यक्ति सूचनाओं को देखकर व सुनकर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति साक्षर होना, तो इसमें व्यक्ति का साक्षर होना आवश्यक नहीं है। कोई व्यक्ति साक्षर नहीं भी है तो वह टीवी देख के यह पता कर सकता है कि देश में क्या घटित हो रहा है, क्या सूचना चल रही है और क्या उसे समझाया जा रहा है, तो यह चीज़ वह समझ लेगा। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वह समझ लेगा। तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम है। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा, सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। सामाजिक विज्ञापन, सामाजिक, आप लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो जो विज्ञापन मनुष्य के लिए हो, मनुष्य के एक समुदाय के लिए हो, उसे सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। और मनुष्य के समुदाय के लिए, मनुष्यों के लिए कैसे विज्ञापन हो सकते हैं? उसके कल्याण के लिए या फिर उसे सजग करने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए विज्ञापन हो सकते हैं। तो लिखेंगे ऐसी सूचनाएं जो किसी समुदाय के एक बहुत बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाती है या फिर सजग करने का कार्य करती है, सामाजिक विज्ञापन कहलाती है। जैसे सड़क के किनारे पर लिखी जानकारियां, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, सामाजिक विज्ञापन है। कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, तो इसमें किसका फायदा हो रहा है? इसमें फायदा या फिर लोगों को सजग किया जा रहा है कि आप गाड़ी धीरे चलाएं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे यदि वृक्ष बचेंगे तो हम बचेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से यह सब सूचनाएं लिखी होती है। और यहाँ पे है हम दो हमारे दो। ठीक है, ये जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत ये चीज़ें लिखी होती है, तो इसे हम लोग सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, लोकतंत्र में संचार साधनों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो लिखेंगे लोकतंत्र में संचार साधनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह सरकार के कार्यों की सूचना आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है, साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं, नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। संचार का माध्यम लोकतंत्र में बहुत ही आवश्यक तत्व माना जाता है। वह सरकार की किसी भी प्रकार के नीतियों, योजनाओं इत्यादि को आम लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे देता है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दो प्रावधानों को लिखें। तो यहाँ लिखेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के निम्न प्रावधान हैं। पहला, वह भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकॉर्डों को देखने और उसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। ठीक है, आप लोग RTI डालते हो, मान लो आप किसी सरकारी वैकेंसी निकली हुई और उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आप लोग RTI डाल सकते हो। ठीक है, RTI आपको मतलब होता है इसका कि आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि यह प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, इसका जो अभी तक इसका क्या हो रहा है, इसकी वैकेंसी निकली हुई थी, इसका क्या हो रहा है। तो RTI का मतलब होता है कि आपको जानने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दूसरा, प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है। ये दो कथन आप लोग यहाँ से लिख लोगे। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है आइए चर्चा करें। तो आइए चर्चा करें में तीसरा प्रश्न है, विज्ञापन का प्रभाव खरीदारी पर पड़ता है क्या? इस बात से आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ पे मैंने इसका उत्तर भी लिखवाया है। मैं आपको इससे पहले कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि समझी गई बात और रटी गई बात में अंतर होता है। आप लोग समझ लोगे तो आप लोग इसका उत्तर खुद से भी लिख सकते हो। देखिए, आप लोग यहाँ प्रश्न समझिए, विज्ञापन का प्रभाव खरीदार पर पड़ता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप सभी के सामने, दो टूथपेस्ट का। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे दो टूथपेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक टूथपेस्ट है A और एक टूथपेस्ट है B। A टूथपेस्ट
एक टूथपेस्ट कंपनी का जो मालिक है वो अधिक विज्ञापन पर ध्यान नहीं देता है। जो बी टूथपेस्ट कंपनी का मालिक है वो अधिक विज्ञापन पर ध्यान देता है। देखिए यहाँ पे जो है वो किसका अधिक बिकेगा, यहाँ पे बी कंपनी के टूथपेस्ट अधिक बिकेंगे, भले ही इसकी क्वालिटी कुछ भी हो, बिकेगा बी कंपनी का टूथपेस्ट। ठीक है, तो विज्ञापन का बहुत अधिक रोल होता है खरीदारी पर। इसी में लिखेंगे इसका उत्तर में, हाँ मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाली हर एक वस्तु का विज्ञापन होता है। हम विज्ञापन के आधार पर ही वस्तु की गुणवत्ता व उसके उपयोग के तरीकों को जान सकते हैं। जा सकते हैं यहाँ पे लिखोगे, जा के जगह में आप लोग जान लिखोगे, जान सकते हैं। इससे वस्तु के बिक्री पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के कैसे प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए अभी ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को ये मालूम नहीं था, जैसे मैं एग्जांपल लूँ हैंड वॉश का, तो कई लोगों को यह मालूम नहीं होता था कि हैंड वॉश क्या होता है। उन्होंने विज्ञापन में देखा, टीवी में प्रचार में देखा कि हैंड वॉश को हम लोग हाथों में मलते ऐसे यूज़ करते हैं, हाथों की सफाई होती है। तो उसके बाद उन्होंने उसका प्रयोग करने सीखा, उसकी खरीद जो है वो बढ़ गई। तो विज्ञापन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी वस्तु के बिक्री में। चौथा प्रश्न है, आपको जन वितरण प्रणाली की दुकान से सूचना मांगनी है, आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। लिखेंगे, हम जन वितरण प्रणाली की दुकान से रसीद को देखेंगे व उसकी दुकान की उसके सामान की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न यहाँ पे, अच्छा इतने ही प्रश्न थे। तो बच्चों बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग डाउट लिख सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो इस लाइक को भी आप लोग ज़रूर पूरा करना। थैंक यू बच्चों।